हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागनी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का सेकंड पार्ट। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाके अच्छे से देख लीजिए और अपने शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो आज की ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम सेकेंड पार्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत की जनसंख्या। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहले देखते हैं भारत में जनसंख्या। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान पहले क्या था। सबसे पहले देखते हैं, भारत जो है पहले दूसरे नंबर पे आता था। ठीक है, लेकिन अब क्या आता है, पहले नंबर पे आता है। तो जो जनसंख्या है उसके आधार पर भारत का अब जो स्थान है वो पहले नंबर पर आने लगा। ठीक है, इससे पहले जो था भारत का स्थान कौन से नंबर पे था, दूसरे नंबर पे, और पहले पे था चीन। लेकिन अब जो चीन है वो दूसरे नंबर पे आ गया है और भारत जो है वो पहले नंबर पे आ गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रख लेना। अब चीन कौन से नंबर पे हो गया, दूसरे पे, और पहले पे हमारा भारत आ चुका है जिसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका हम कोई भी चीज़ 100% मान के चलते हैं तो पूरे विश्व में 100% जनसंख्या है। ठीक है, उसमें से 17.6% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। ठीक है, कितनी, 17.6% जनसंख्या भारत में रहती है। ठीक है, राज्य देखते हैं, भारत का राज्य। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो भारत के किस राज्य में है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। तो अगर ज़्यादा की पूछे तो उत्तर प्रदेश और कम की पूछे तो सिक्किम। इस तरीके से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उसी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वो है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली हमारी राजधानी है और दिल्ली में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली, उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे कम लोग रहते हैं और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो दिल्ली में रहती है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में। अब दिल्ली की बात आती है तो दिल्ली को और देखते हैं। ठीक है, राजधानी, हमारे देश की राजधानी सबको पता है अभी क्या है, वो है दिल्ली। ठीक है, लेकिन पहले के टाइम पे जब ब्रिटिश साम्राज्य था उस टाइम पे दिल्ली नहीं, भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। ठीक है, तो पहले की राजधानी कलकत्ता, जिसको भारत में बदल कर क्या कर दिया गया, दिल्ली कर दिया गया। ठीक है, तो जो कलकत्ता थी उससे दिल्ली घोषित कब की गई थी, 1911 में कलकत्ता से दिल्ली घोषित कर दी गई थी। लेकिन इसको चेंज कब किया गया था, तो इसके 1 साल बाद यानी कि 1912 में इसको चेंज कर दिया गया, कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी बना दी गई। 1927 में दिल्ली को न्यू दिल्ली बनाया। ठीक है, दिल्ली जो है उसमें न्यू दिल्ली। इसके बाद में 1911 में जो तीसरी बार दिल्ली दरबार लगाया गया था। दिल्ली दरबार क्यों लगाया गया था, उस टाइम पे क्या हुआ था, जो कौन आए थे उस टाइम पे, जॉर्ज पंचम आए थे। ठीक है, तो जो उनके सम्मान में, जब जॉर्ज पंचम आए थे उनके सम्मान में इसको लगाया गया था। ये ब्रिटिश राजा थे। ठीक है, तो उस टाइम पे भारत का गवर्नर कौन था, उस टाइम पे थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनके टाइम पे जो दिल्ली दरबार था उसको लगाया गया था, और किसके सम्मान में, तो ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम के मेरी के सम्मान में। ठीक है, ये कब था, 1911 में, जो थर्ड दिल्ली दरबार था। तो उस टाइम पे क्या हुआ है, दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। तो ये हमें पता चल गया कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन कब बनी थी, 1912 में बनी थी। चेंज कब हुई थी, 1912 में हुई थी, और इसको घोषित कब किया गया था, 1911 में। ठीक है, जब से लेके अभी तक दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। ठीक है, अब देखते हैं दो राजधानियों वाले राज्य। तो भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी दो दो राजधानियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है, तो जिसकी राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी है जम्मू। ठीक है, लद्दाख, लद्दाख की राजधानी जो है कारगिल है ग्रीष्मकालीन, और शीतकालीन राजधानी है लेह। ठीक है, इसके बाद में महाराष्ट्र जो राज्य है उसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो बॉम्बे है, और शीतकालीन राजधानी है नागपुर। ठीक है, इसके बाद में हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी क्या है, इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है शिमला। इसके बाद में जो शीतकालीन राजधानी है वो है धर्मशाला।
लास्ट है उत्तराखंड। जो उत्तराखंड राज्य है उसकी भी 2 राजधानियां हैं, जिसमें जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है गैरसैंग, ठीक है, और जो शीतकालीन राजधानी है वो है देहरादून, ठीक है। तो ये कुछ राज्य हैं जिनकी जो राजधानियां हैं 2-2 हैं, ठीक है। अब देखते हैं 3 राजधानी वाले राज्य। तो ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी 3 राजधानियां हैं? तो 3 राजधानी वाला राज्य केवल एक ही है, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो आंध्र प्रदेश राज्य है वो 3 राजधानियों वाला है, जिसमें 3 राजधानियां हैं। पहली है विशाखापट्टनम, दूसरी है अमरावती और तीसरी है कुर्नूल। याद रखना, ये 3 राजधानियां हैं जिनके नाम है विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। ये 3 राजधानियां किस राज्य की है? तो एक ही राज्य है, वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब देखते हैं 3 राजधानी वाला देश। ऐसा कौन सा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं? तो ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। तो उसकी 3 राजधानियां कौन कौन सी हैं? पहली है प्रिटोरिया, ये इसकी प्रशासनिक राजधानी है, ठीक है, यहाँ से ये प्रशासन करता है। इसके बाद में है ब्लोमफोटेन, ये इसकी न्यायिक राजधानी है। और लास्ट है केपटाउन। केपटाउन इसकी विधायी राजधानी है। तो ये ऐसा देश है जिसकी कितनी राजधानियां हैं? 3 राजधानियां इस देश की, साउथ अफ्रीका की, ठीक है। तो राज्य हमने देख लिया, देश हमने देख लिया, और कुछ राज्य हैं जिनकी 2 राजधानियां थी वो भी हमने देख ली, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं तटीय राज्य। तो तटीय राज्य कौन से हैं पहले वो देखते हैं। तटीय राज्य का मतलब होता है ऐसे राज्य जो भारत में नीचे तट में है, जिनके किनारे कैसे तटीय किनारे हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ को बोलते हैं तटीय किनारे, ठीक है। तो ये आप यहाँ देखिए मैप में, ये जो देख रहे हैं इधर की साइड, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये तटीय राज्य है। इधर की साइड 2 भागों में है, ये वाले पूर्वी तटीय राज्य और ये है पश्चिमी तटीय राज्य। तो पश्चिमी तटीय राज्य में कुल 5 राज्य आते हैं और पूर्वी में कुल 4 राज्य, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है तटीय राज्य की वो कितनी है वो भी देखते हैं। तो जो तटीय राज्य है उसकी जो कुल तटीय लंबाई है वो है ये रही 75,166 किलोमीटर, ठीक है। ये इसकी कुल तटीय लंबाई है। और अगर मुख्य भूमि की बात करें तो ये है 6100 किलोमीटर, ठीक है। इसकी क्या है? ये कुल तटीय लंबाई है। कुल तटीय लंबाई की पूछे तो ये है, और मुख्य भूमि की पूछे तो ये 6100, ठीक है। तो तटीय राज्य होते कितने प्रकार के? वो 2 प्रकार के होते हैं। तो देख लेते हैं, पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय राज्य हमने देखे हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो पश्चिमी में कितने हैं? जो पश्चिमी तटीय राज्य है उनमें कुल 5 राज्य हैं और पूर्वी में 4 है। तो पश्चिमी में पहले है गुजरात, ठीक है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, गोवा सबसे छोटा है, कर्नाटक, और इसके बाद में लास्ट में है केरल, ठीक है। अगर पूर्वी तटीय राज्यों की बात करें तो सबसे पहले है वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पे है उड़ीसा, फिर है आंध्र प्रदेश और लास्ट में है तमिलनाडु, ठीक है। ये हमारे कुछ तटीय राज्य हैं जो दोनों तरफ हैं। आप अच्छे से इनको देख लेना, ठीक है। मैपिंग में भी है, मैप में भी आप इनको देख लेना अच्छे तरीके से। इसके बाद में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाले, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे है अंडमान एंड निकोबार। ये क्या है? ये हमारा एक द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार क्या है? ये एक द्वीप समूह है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1962 किलोमीटर, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य है। जो एक द्वीप है इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई है 1962 किलोमीटर, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है गुजरात। ये क्या है? राज्य है। अगर राज्य में पूछे कि सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है तटीय सीमा, तो वो है गुजरात। और अगर द्वीप में पूछे तो वो है अंडमान निकोबार, ठीक है। तो राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य है, और वैसे तो दूसरे नंबर पे है लेकिन राज्य की दृष्टि से पहले नंबर पे है, और ये द्वीप की दृष्टि से पहले नंबर पे ये आता है, ठीक है। तो इसकी कितनी है? 1214 किलोमीटर ये है तटीय सीमा अपनी साझा करता है, ठीक है। तटीय सीमा इसकी है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश आता है, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये ऐसे राज्य हैं जो अपनी तटीय सीमा लगाते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा। इसके बाद में सबसे कम कौन लगाता है? तो सबसे कम जिनकी तटीय सीमा लगती है सबसे पहले है दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली। ये क्या सबसे कम सीमा लगाता है। इसके बाद में जो बचता है वो है गोवा। गोवा सबसे कम तटीय सीमा लगाता है, ठीक है। आप मैप में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा।
इसके बाद में आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ। ये हमारे भारत की जो तटीय सीमा है यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होती है, इधर की साइड पश्चिमी और इधर की साइड पूर्वी तटीय, ठीक है। तो इसकी जो कुल हमने लंबाई पड़ी कुछ, इसकी कुल लंबाई भी देख ली है और इसकी मुख्य भूमि की जो ये होती है 6100 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भारत है। इसके बाद में नीचे की साइड आप देखते हो, इसके नीचे आ जाता है श्रीलंका, ये श्रीलंका है। तो इसके बीच में ये जो लाइन है, एक लाइन आप देखोगे मैप में, तो उसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। यहाँ से जाती है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। और इसी मन्नार की खाड़ी पे एक संधि है, पाक जल संधि, जिसको बोलते हैं पाक जल संधि, यहीं से होके जाती है। इसको बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य, ठीक है, इसको बोलते हैं। और इसी पे बना है राम सेतु, ठीक है, सेतु, इसी को बोलते हैं सेतु समुद्र परियोजना, जो 2005 में बनी थी, ठीक है। तो अगर आप मैप में ध्यान से देखोगे तो आपको जल संधि दिखाई दे जाएगी, सेतु समुद्र परियोजना, ठीक है, राम सेतु इसी पे है। इसके बाद में ऊपर की साइड देख लीजिए, ये भारत की जो हमें दिखाई दे रहा है, ये भारत तटीय सीमा है। तो इसमें ये जो तटीय सीमा है, इसके 12 मील यानी कि 12 समुद्री मील अगर आप आगे जाते हो तो वहाँ आपको एक जगह दिखती है, ये प्रादेशिक जलमंडल जो सीमा आती है उसको बोलते हैं। और ये सीमा जो होती है ये पूरी तरीके से भारत सरकार के अंदर होती है, इस पर संपूर्ण रूप से सरकार का अधिकार होता है, ठीक है। किसी भी देश के अंतर्गत जो सरकार आती है उसका अधिकार होता है, जो 12 मील समुद्री अंदर आप जाते हो तो। और एक समुद्री मील में कितने होते हैं, इसके बाद जब आप 12 समुद्री मील जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो 12 समुद्री मील के बाद जब आप अगले 12 समुद्री मील और जाते हो तो आपको मिलता है अन्यत्र आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से देखो तो ये 24 समुद्री मील पे पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसके बाद देखोगे प्रादेशिक जल सीमा के बाद तो ये 12 समुद्री मील पे पड़ेगा, ठीक है। और एक समुद्री मील में कितना होता है, तो एक समुद्री जो मील होता है उसमें होता है 1852 किलोमीटर। 1852 किलोमीटर को अगर आप 12 से डिनोट करोगे तो जब आप 12 बार इसको डिनोट करने के बाद आप वहाँ पे देखोगे तो जो सीमा आएगी बोलेंगी उसको बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा। इसके बाद में जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, हमने अभी तटीय सीमा देखी थी, इसके बाद जो ऊपर की स्थलीय सीमा है उसमें 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं भारत का मानक समय, ठीक है। तो मानक समय देखते हैं भारत में मानक समय। तो ये सबसे पहले तो ग्लोब है, ग्लोब में आप देख सकते हैं 3 रेखाएं होती है, नीचे मकर रेखा, बीच में जो होती है भूमध्य रेखा, उसके ऊपर कर्क रेखा। तो जो कर्क रेखा होती है वो 23 से 1/2 डिग्री उत्तर की साइड होती है, और जो बीच में भूमध्य रेखा जो होती है वो 0 डिग्री पे होती है। 0 डिग्री के नीचे 23 से 1/2 पे क्या होती है, हमारी मकर रेखा होती है, ठीक है। तो भारत के मध्य से बिल्कुल होके जाती है ये कर्क रेखा जो है, ठीक है। तो भारत में जो मानक समय है वो है 82.5 डिग्री, ठीक है, जो मानक समय है। तो इसमें अब देखते हैं कर्क रेखा से होने वाले राज्य। तो हमारे भारत देश में ऐसे कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा को पार करते हैं, जिनके बीच में से होकर कर्क रेखा जाती है, ठीक है। तो वो है 8 राज्य। 8 राज्यों से होकर हमारे भारत के कर्क रेखा गुजरती है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, इनकी एक ट्रिक भी है, आप अच्छे से इसको देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा गुजरात राज्य, ठीक है, गुजरात राज्य आता है। गुजरात सबसे पहले आता है, जिसकी सीमा जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद में आता है दूसरे नंबर पे राजस्थान। राजस्थान का छोटा सा पार्ट है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। फिर मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। इसके बाद में छत्तीसगढ़ से जाती है, छत्तीसगढ़ से देख लेना। इसके बाद झारखंड से आती है, झारखंड से होकर गुजरती है। झारखंड के आगे फिर वेस्ट बंगाल से, और फिर त्रिपुरा से होकर गुजरती है। लास्ट में मिजोरम को पार कर जाती है। ये भारत के अंदर से इतने राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। इसके बाद में भारतीय मानक समय जो हमें पता है कितना, 82.5 डिग्री, ठीक है, ईस्ट। ये जो है देशांतर है। इसमें जो भारतीय मानक समय की रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये हम देखते हैं। तो ये भारतीय मानक समय जो रेखा है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो सबसे पहले तो ये उत्तर प्रदेश से गुजरती है, फिर मध्य प्रदेश से गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और लास्ट में आंध्र प्रदेश। ये ऐसे 5 राज्य हैं जहाँ से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है। इसमें 2 राज्य ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। ऐसे 2 ही राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरती है, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है कि ऐसे सिर्फ 2 ही राज्य, ये कुछ अच्छी सी बात है, ये बहुत मोस्ट है, आप अच्छे से देख लेना, कहीं पर भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। कर्क रेखा और मानक समय रेखा भारत की है जो है, ऐसी 2 ही राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, ठीक है।
इसके बाद में जो कर्क रेखा है और जो मानक समय रेखा है, वो दोनों रेखाएं आखिर मिलती कहाँ पे हैं? तो इनका जो मिलन पॉइंट है वो है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसमें एक जगह है कोरिया जिला। उस कोरिया जिले में ये दोनों की जो कर्क रेखा और मकर रेखा है उनका बीच में पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये गुजरात की सीमा लग रही है। सबसे पहले ये सबसे बड़ा राज्य है जो सीमा साझा करता है, तो यहाँ से होके जाती है, ये कर्क रेखा जा रही है। ठीक है, ये डॉट डॉट करके जा रही है, कर्क रेखा है। ठीक है, तो सबसे पहले गुजरात है, उसके बाद में आता है इधर की साइड, आप देख सकते हैं ये राजस्थान, ये ऊपर है, इसकी छोटा सा पहाड़ी है, ये इसको काट रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश बिल्कुल बीच से होके जा रही है मध्य प्रदेश के। इसके बाद में ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के आगे ये झारखंड रहा, इसके आगे देख सकते हैं झारखंड। इसके बाद पश्चिम बंगाल, इसके बाद में ये पश्चिम बंगाल के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर ये मिजोरम है और ऊपर त्रिपुरा है। ठीक है, इधर की साइड से ये आप देख सकते हैं ये कर्क रेखा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बिल्कुल बीच से होकर जा रही है, तो इतने राज्यों को ये पार करती है। ठीक है, इनको आप ट्रिक से अच्छे से समझ लेना, जो आपको भी लिख पाई है उसे देख लेना। अब लास्ट में पढ़ते हम बफर राज्य। अब बफर राज्य होते क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो बफर राज्य उस छोटे देश को कहते हैं। बफर राज्य किसको कहते हैं? एक छोटे देश को कहते हैं। ठीक है, जो दो शक्तिशाली देशों के बीच स्थित होता है। ऐसा देश, जो देश तो है लेकिन दो देश जो बहुत से भी बड़े हैं, जो शक्तिशाली है, उनके बीच स्थित होता है और दोनों तरफ की स्थलीय सीमा को अलग करते हैं। दोनों तरफ की स्थलीय सीमा को अलग करता है। ठीक है, ये देश बड़े देशों के बीच जो है सैंडविच की तरह दबे होते हैं, इसलिए इन्हें सैंडविच स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए नेपाल और भूटान। ठीक है, तो नेपाल और भूटान को हम बोलते हैं सैंडविच स्टेट, क्योंकि ये बफर राज्य हैं। हम आपको बता देते हैं ठीक है कैसे है। तो आप देख सकते हैं इधर मैप में सबसे पहले तो ये हमारा पूरे भारत का नक्शा है, ये भारत का मैप है, भारत है ये। ठीक है, तो भारत के बगल में ये आप देख सकते हैं ये नेपाल है, नेपाल। ठीक है, ये इतना बड़ा इसकी ये दिख रहा है नेपाल, इसके बगल में ये भूटान, ये दो देश हैं। और इसके बाद में आगे देखते हैं अब ये तिब्बत, ये और ये है चीन। ये अभी तिब्बत जो है चीन के कब्जे में ही है, तो ये पूरा इधर क्या है, ये चीन है। तो ये दोनों देश कैसे बड़े बड़े और शक्तिशाली है, चीन और भारत, लेकिन इनके बीच में कौन सा देश है? ये नेपाल और ये भूटान। ये देश तो है लेकिन भारत की चीन से और चीन की भारत से सीमा नहीं मिल रही है, बल्कि चीन की नेपाल से और नेपाल की भारत से मिल रही है। ठीक है, इस तरीके से मिल रही है। बीच में कौन है? नेपाल है और भूटान है। तो एक दूसरे को सीधा एक दूसरे के साथ ना मिला के बीच में इसको मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये बीच में है, बफर राज्य है ये। ठीक है, तो ये बीच में है, तो ये कैसा देश है, कैसा है? ये सैंडविच स्टेट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नेपाल और भूटान इस तरीके से। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी आपको क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे तरीके से अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए। ठीक है।